हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब का। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। जब भी आप क्लास 6, 7th, 8th में होते हो या अगर आप इस समय क्लास 6, 7th, 8th में पढ़ाई कर रहे होगे तो यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखने को मिल रही होगी, वर्ब पहचानना, सेंटेंस में वर्ब के फॉर्म को समझना और वर्ब पहचानना। लोअर क्लासेस में ये सब चीजें चलती हैं कि आपको वर्ब पहचानना आना चाहिए। V1 है, V2 है, V3 है, ING है या S या ES फॉर्म है। बट जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो 9th, 10th, 11th, 12th में, तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है नॉन फाइनाइट वर्ब का। सेंटेंस में एक से ज्यादा अगर वर्ब दी गई है तो वहां पे एक वर्ब आपकी फाइनाइट होगी और दूसरी वाली वर्ब नॉन फाइनाइट हो जाएगी। ये भी नहीं है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कोई अलग से वर्ब होती है। जो वर्ब फाइनाइट वर्ब का काम करती है वही वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब का भी काम करती है। तो कई बार जब आप क्लास 10th में, क्लास 11th में भी पढ़ रहे होते हो तब भी आपको ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, लेकिन आज की इस क्लास के बाद आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस नहीं कर रखी हो तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है एक एक क्लास को कंप्लीट करते हुए आइए। आज की इस क्लास में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स को और नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या है इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे ताकि टाइम बच पाए हमारा। ये सेंटेंसेस हैं, इनके थ्रू मैं आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब समझा दूंगा। जो आपके स्क्रीन पर सेंटेंस दिख रहा है पहले वो लिखा हुआ है आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट का मतलब होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सही बात है। दूसरा लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट। अब मैंने क्या किया, इस सब्जेक्ट को आई की जगह पे ही कर दिया। तब मैंने ये देखा कि जो प्ले था वो प्लेज हो गया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगाना पड़ गया। फिर मैंने क्या किया, टेंस ही चेंज कर दिया और अब मैंने लिखा ही प्लेड क्रिकेट। V2 आ गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जबकि ये दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थे। तो ये पाया गया कि ये जो वर्ब है इस पे वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ रहा है, यानी कि ये वर्ब अपने फॉर्म को चेंज कर रही है। These verbs are changing their form। ये जो वर्ब है, यानी कि ये जो वर्ब है, this verb has changed its form। इसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली है according to the subject and tense of the sentence। सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से। अगर ऐसा हो रहा है तो ये जो हमारी मेन वर्ब है इसी को हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यही जो हमारी मेन वर्ब है इसी को बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। अब दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी, क्योंकि बिना मेन वर्ब के आप सेंटेंस मतलब बना ही नहीं सकते हो। तो अगर किसी वाक्य में एक ही मेन वर्ब है तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी वाक्य में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब का काम करेगी, क्योंकि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। और जो वर्ब मेन वर्ब का काम करेगी वही वर्ब फाइनाइट वर्ब कही जाएगी। क्लियर? तो फाइनाइट वर्ब तो बहुत क्लियर है, बट हमें पढ़ना है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब यहाँ पे एक बार फिर से मैंने 3 सेंटेंस लिख रखे हैं। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। अगेन इन 3 सेंटेंसेस में आप देखोगे कि मैंने वॉन्ट को उसी तरीके से यूज कर रखा है जैसे यहाँ पे मैंने प्ले को किया था। वॉन्ट आई के साथ है, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया तो वॉन्ट्स हो गया और टेंस चेंज किया तो वॉन्टेड हो गया। इसका मतलब इस वांट पे वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ रहा है। तो ये जो वांट है अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, विल बी कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। और यही मेन वर्ब भी है। एक बार फिर बोल दूं, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब की तरह काम करेगी, क्योंकि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, और वही मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब होगी। यहां पे तो एक से ज्यादा वर्ब है, लेकिन हमने देखा कि इस पे असर पड़ रहा है, ये जो है अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है टेंस और सब्जेक्ट के बदलने के हिसाब से, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अब जो हमें पढ़ना था वो था नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वांट के साथ यहाँ पे टू प्ले भी लिखा हुआ था, वही प्ले यहाँ पे फाइनाइट वर्ब था, लेकिन यही प्ले यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया। इसी बात को मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो या नहीं जानते हो, तो जब सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होंगी
तो वहां पे आप परेशान हो जाओगे कि मैं किस वर्ब को मेन वर्ब मानूं यानी कि फाइनाइट वर्ब मानूं और किसको नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट अगर जानते नहीं होगे तो फिर आप कहीं नहीं पाओगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब, आप तो सिर्फ ये बोलोगे ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। आज से आप ये समझ लेना कि जब उस वर्ब पे सब्जेक्ट बदलने के साथ, टेंस बदलने के साथ कोई चेंज ना हो या वो अपनी फॉर्म चेंज ना करे तो उन्हीं वर्ब को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब मत कहिएगा क्योंकि इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आपके मैथ्स में है, बहुत बार बच्चे इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। अब मैंने लिखा है टू प्ले टू प्ले टू प्ले, मैंने आई की जगह पे ही किया, सब्जेक्ट चेंज किया, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट टू प्ले का टू प्ले ही रहा। मैंने टेंस भी चेंज कर दिया तो ही वांटेड हो गया, V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, बट अगेन टू प्ले वही रहा, टू प्ले ही रहा। तो यहां पे ये चेंज नहीं हुआ, इसको बोला गया नॉन फाइनाइट वर्ब। कम से कम ये बात तो समझ में आ गई होगी कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। क्लियर? आगे देखो। अब देखो यहां पे सारी बातें लिखी हुई हैं। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रीपोजिशन का। देखो बेसिक इंग्लिश ग्रामर वाली क्लासेस जरूर कर लेना तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। प्रीपोजिशन के बाद, ये पहले हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी मैंने लिख दिया है कि प्रीपोजिशन के बाद केवल दो ही चीज आ सकती है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, कुछ भी और नहीं आएगा। प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा और वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है? आप वर्ब नहीं ला सकते हो, प्रीपोजिशन के बाद आप कभी वर्ब नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा। ही इज वॉकिंग इन द पार्क, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज वॉकिंग इन द पार्क, जैसे ही मैंने लिखा ही इज वॉकिंग इन द पार्क तो इन हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमने नाउन यूज किया है पार्क। ठीक है? आप कहोगे सर ये आर्टिकल द भी तो है। सर आर्टिकल का प्रयोग हमने उस पार्क नाउन के लिए किया है, उस प्रीपोजिशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। कई बार आपको दिखेगा जैसे इन गुड कंडीशन, मान लो मैंने बोला इन गुड कंडीशन, मैं कहूं इन प्रीपोजिशन, कोई सेंटेंस हो रहा था, माई कार इज इन गुड कंडीशन, माई रूम इज इन गुड कंडीशन, कुछ भी बोल दो, तो वो जो इन गुड कंडीशन लिखा, इन प्रीपोजिशन हुआ, कंडीशन नाउन हुआ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर गुड को हम क्यों नहीं मानेंगे ऑब्जेक्ट। गुड जो है ना वो प्रीपोजिशन के बाद भले आया है बट वो नाउन को डिफाइन करने के लिए बनने वाला एडजेक्टिव है। अगर आप उस कंडीशन को ड्रॉप करोगे तो गुड का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, गुड भी हटाना पड़ जाएगा। अगर यहां से पार्क हटाओगे तो द का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, द भी हटाना पड़ जाएगा। इसका मतलब इस प्रीपोजिशन से द का कोई लेना देना नहीं है, इस द का, बल्कि पार्क का लेना देना। पार्क नाउन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ गया, बात हमारी क्लियर हुई। दूसरा सेंटेंस लिखा व्हाट कैन आई डू फॉर देम, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। एक मिनट, ये क्वेश्चन आना चाहिए। व्हाट कैन आई डू फॉर देम, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं। तो फॉर प्रीपोजिशन है, अभी मैंने यहां पे देम लिखा हुआ है। दे सब्जेक्टिव केस होता है और देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये भी आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस करके आ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो फॉर प्रीपोजिशन के बाद मैंने इस बार प्रोनाउन यूज कर दिया, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद केवल नाउन या प्रोनाउन, वो नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कह जाते हैं। कभी वर्ब नहीं आ सकता, कभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन के बाद केवल नाउन प्रोनाउन आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। अब ये जो तीसरा वाला सेंटेंस है इसको देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है? तो वॉन्ट तो आपकी मेन वर्ब हो गई यानी कि फाइनाइट वर्ब हो गई, लेकिन ये जो टू प्लस प्ले लिखा हुआ है ये क्या है, इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए अभी तक तो आपने ये पढ़ा होगा कि टू प्रीपोजिशन है, ये बात तो आपको क्लियर होगी कि अभी तक आपने जो कुछ ही पढ़ा होगा उसमें यही पढ़ा होगा कि टू जो है वो हमारी प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आता है। ये बात क्लियर हो गई, ऊपर से हमने समझ लिया। तो अगर टू प्रीपोजिशन है और उसके बाद नाउन प्रोनाउन आता है तो यहां तो मैंने V1 लिख रखा है, तो या तो ये कॉन्सेप्ट गलत है या फिर टू प्रीपोजिशन नहीं है। तो सच ये है कि टू जो है वो प्रीपोजिशन के साथ साथ इंफिनिटिव का भी काम करता है और तब इसको टू प्लस V1 के तौर पे यूज किया जाता है। अगर टू प्रीपोजिशन है तब तो टू के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा जाएगा और वो नाउन प्रोनाउन उस टू प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन सिर्फ टू के साथ ऐसा है, फॉर के साथ और इनके साथ ऐसा नहीं है कि जो टू है वो प्रीपोजिशन के साथ साथ इंफिनिटिव का भी काम करता है और तब उसके बाद V1 लिखा जाता है और तब टू और V1 अलग अलग नहीं होते, वो एक साथ होते हैं और उनको इंफिनिटिव बोला जाता है यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाता है। और जब ये सेंटेंस में आते हैं तो इन पे सब्जेक्ट और टेंस का असर नहीं पड़ता है। ठीक? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, इसमें वॉन्ट आपकी मेन वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब है और ये जो टू प्लस प्ले लिखा हुआ है, अगर कोई आपसे कहे कि आप ये बताओ कि क्या प्ले मेन वर्ब है तो आप कहोगे नहीं, प्ले मेन वर्ब नहीं है। एक्चुअल में ये प्ले टू के साथ लगा हुआ है, इसको आप अलग भी नहीं कह सकते हो। टू और प्लस एक साथ है,
प्ले एक साथ हैं, इसको 2 + v1 कहा जाएगा, यानी कि इसको इन्फिनेटिव कहा जाएगा, यानी कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने कहा सर इन्फिनेटिव भी और नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अलग अलग पार्ट हैं। उसका एक पार्ट इन्फिनेटिव है जिसको अभी हमने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे देखो। अब देखो लिखा हुआ है आई लाइक चॉकलेट्स। आई क्या है? प्रोनाउन है। लाइक क्या है? मेन वर्ब है और फाइनाइट वर्ब की तरह भी काम करेगा, और चॉकलेट्स आपका नाउन है। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो कंफर्म वो मेन वर्ब होगी, क्योंकि बिना मेन वर्ब के तो वाक्य बन ही नहीं सकता है। और वही मेन वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब भी कही जाएगी। ठीक है, वही मेन वर्ब आपकी फाइनाइट वर्ब भी कही जाएगी। तो आई लाइक चॉकलेट्स में ये जो लाइक है ये मेन वर्ब भी है और यही फाइनाइट वर्ब भी है। आई प्रोनाउन है और चॉकलेट्स नाउन है। अब मैं कहूं आई को रिप्लेस कर दो, तो आप कहोगे सर अगर आई को रिप्लेस करेंगे तो क्योंकि आई प्रोनाउन है तो मैं कोई प्रोनाउन लगा सकता हूं या फिर नाउन लगा सकता हूं। राम लाइक्स चॉकलेट्स, ही लाइक्स चॉकलेट्स, दे लाइक चॉकलेट्स। तो प्रोनाउन को रिप्लेस करोगे तो या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और यही बात उस चॉकलेट्स नाउन के साथ भी होगी। अगर चॉकलेट्स को रिप्लेस करोगे तो नाउन या प्रोनाउन ही लगाओगे। बात समझ में आ गई? चॉकलेट्स को हटाओगे तो आप लिख सकते हो आई लाइक यू, आई लाइक माई मदर, आई लाइक माई फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, अब मैंने इसी के साथ एक सेंटेंस लिखा इसी के पैरेलल, आई लाइक सिंगिंग। अब अगर ऐसा लिख दिया तो आपने देखा चॉकलेट्स की जगह मैंने क्या लिख दिया? सिंगिंग। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि जब नाउन को रिप्लेस करोगे तो नाउन ही लिखोगे। अगर ऐसा है तो सिंगिंग पक्का क्या हो जाएगा? नाउन। समझिएगा, अगर नाउन को रिप्लेस करोगे नाउन ही लिख पाओगे या प्रोनाउन लिख पाओगे। तो सिंगिंग तो प्रक्रिया का नाम है, प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता है। सिंगिंग तो नाउन है, लेकिन अपने आप में तो ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है। सॉरी, अपने आप में तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है, मेन वर्ब नहीं कहेंगे इसको, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। लेकिन काम किसका करने लगा? नाउन का। जब कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो उसको जिरंड बोलते हैं। जब कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो उसको जिरंड बोलते हैं और वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। सर दोनों कैसे हो गया? नॉन फाइनाइट भी हो गया और जिरंड भी हो गया। नॉन फाइनाइट वर्ब एक कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। उसी में एक पार्ट है जिरंड। अभी थोड़ी देर पहले हमने इन्फिनेटिव डिस्कस किया था। एक और एग्जांपल देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैंने एग्जांपल लिखा है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? तो सर ये तो मेन वर्ब होता है, स्मोक मतलब धुआं उड़ाना, लेकिन इज हेल्पिंग वर्ब अगर मान लें और स्मोकिंग को मेन वर्ब मान लें तो हेल्पिंग वर्ब के पहले तो कभी मेन वर्ब आती नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के पहले तो कभी मेन वर्ब नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। इसका मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, ये एक प्रक्रिया का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, ये नाउन है। और इज हमारी मेन वर्ब है, इंजूरियस आपकी एडजेक्टिव है। ओ यूएस अगर सफिक्स के तौर पे लग जाए तो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो उसे हम जिरंड बोलते हैं, और यानी कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। सर दोनों कैसे हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो गई और जिरंड भी हो गई। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमने इन्फिनेटिव डिस्कस किया जिसमें हमने कहा कि 2 + v1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है और 2 प्रेपोजिशन नहीं होता है वहां पे। अगर 2 प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता, वो नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन अगर 2 + v1 आपको कहीं एग्जाम्पल में दिख रहा है तो इसका मतलब वो एक ही साथ है, आप उसको अलग मत कीजिए और वो इन्फिनेटिव बोला जाएगा, यानी कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। उसी तरह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे तो उसको हम जिरंड बोलते हैं। बात सभी को समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, देख लो। अभी आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, देखो लिखा हुआ है ही इज वॉकिंग इन द पार्क। ही इज वॉकिंग इन द पार्क में मैं अगर कहूं कि इज वॉकिंग क्या है तो आप कहोगे सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये फाइनाइट वर्ब है। इज वॉकिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि मेन वर्ब का काम कर रहा है। मैं कहूंगा टेंस चेंज करो इसका, एक ही मेन वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। मैं कहूंगा इसका टेंस चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दो तो आप कहोगे सर ही वॉक्स इन द पार्क। सही है कि नहीं है? ही वॉक्स इन द पार्क, यानी कि इज वॉकिंग बदल कर आपने वॉक्स कर दिया, असर पड़ गया। वर्ब ने अपनी फॉर्म चेंज करी सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से, तो फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब दोनों एक ही बात हो गई। लेकिन जब मैंने लिखा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ तब यहां ऐसा नहीं है।
इज आपका मेन वर्ब होगा, यानी कि फाइनाइट वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के पहले मेन वर्ब लिख नहीं सकते, तो इसलिए वॉकिंग मेन वर्ब नहीं होगा, वॉकिंग यहाँ पे नाउन होगा। इज मेन वर्ब होगा, गुड आपका एडजेक्टिव, फॉर प्रीपोजिशन, हेल्थ आपका नाउन। अब सर ये एक्चुअल में है तो वर्ब के एनजी फॉर्म, लेकिन काम किसका कर रहा है, नाउन का। और है क्या ये वर्ब के एनजी फॉर्म काम कर रहा है नाउन का, ठीक है। और इसी को बोलेंगे जीरंड, ठीक है, इसी को बोलेंगे जीरंड, और ये हो जाएगा हमारा नॉन फाइनाइट फॉर्म। तो जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो उसको बोलते हैं जीरंड। क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला लिखा हुआ है आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को समझने का। अगर किसी से मैं कहूंगा किसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बताओ, तो वो तुरंत बोल देगा सर प्लेइंग इसमें फाइनाइट वर्ब है, प्लेइंग इसमें मेन वर्ब है, बट उसको पता ही नहीं है। तो अगर प्लेइंग मेन वर्ब होगा तो इसमें हेल्पिंग होता है ना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस कुछ है नहीं। तो मेन वर्ब तो एंजॉय है, क्योंकि जब आप चेंज करोगे टेंस तो आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट है ना, चेंज करके लिखोगे ही एंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, तो एंजॉय पे असर पड़ेगा। एंजॉय फाइनाइट वर्ब है, एंजॉय मेन वर्ब है, और प्लेइंग हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, देखो तो मैंने ये कहा कि ये जो एंजॉय है ये हमारी मेन वर्ब हो जाएगी और प्लेइंग हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। बट एक्चुअल में प्लेइंग तो हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है, और जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो उसको जीरंड बोलते हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो उसको जीरंड बोलते हैं, यानी कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। तो दो कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एक इन्फिनेटिव का और दूसरा जीरंड का। 2 + V1 को इन्फिनेटिव और वर्ब के आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करे तो उसको जीरंड बोलते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू हमने आपको समझा दिया। क्लियर है, आगे देखो। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं नटशेल में कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो हमने डिस्कस किया वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअल में 3 टाइप्स के होते हैं, जो तीसरा वाला मैंने आपको नहीं पढ़ाया, वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप्स के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। मैं कहूंगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर क्या है, तो हर एक बच्चा आप बता पाएगा कि सर जिन वर्ब पे सब्जेक्ट और टेंस का असर पड़ता है, या जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म चेंज करती हैं तो वो फाइनाइट वर्ब होती हैं, और अगर नहीं करती हैं तो नॉन फाइनाइट होती हैं। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो 100% ये बात कंफर्म है कि वो मेन वर्ब होगी और वही फाइनाइट वर्ब होगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वर्ब अपने फॉर्म चेंज कर रहे हैं और कौन से वर्ब नहीं चेंज कर रहे हैं। जो नहीं चेंज करेंगे वो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे, जो चेंज करेंगे वो फाइनाइट वर्ब होंगे। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, 3 टाइप्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। अगर वो 2 + V1 के फॉर्म में है तो उसको इन्फिनेटिव बोलेंगे। अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी तो उसे जीरंड बोला जाएगा। और तीसरा वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो पार्टिसिपल का है। वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, नेवर से फ्यूचर पार्टिसिपल, इट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा नॉन फाइनाइट वर्ब वाला कॉन्सेप्ट, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट। आज के बाद कोई बच्चा इस चीज के लिए परेशान नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीजें कंप्लीट करते हुए खत्म कर देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ एक्सरसाइज, वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। और फिर आपको कभी भी इस बात की दिक्कत नहीं होगी कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट समझना है, फाइनाइट समझना है, और भी आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, इसमें ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, जब आप आगे की हायर क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।